मॉर्निंग। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे भारत से हम क्या सीखे। पाठ थ्योरी का है जिसका लेखक है मैक्स मूलर। तो शेष बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह सारणस्थली है। आज भी यहाँ नृत्य, नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्म रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का या धर्म का, देवंत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों एवं परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या न चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतिशायी क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता
था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब ग्रांथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी टयूटानिक भाषाओं, पुरानी कैलिक्ट और तथा पारिवारिक कैलिक्ट तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वार्थ विपरीत है। किंतु जीव ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट इन सब भाषाओं की अग्रजा है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वस्व भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इंग्लिश एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन, उग्निश और स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या टयूटानिक भाषाएं भी इस भाषा से परिचित थी, भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हों। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ कर बनाए गए पचिकारी के चित्र की भांति आर्यों की विभाजन से पूर्व की सभ्यता एवं संस्कृति अथवा का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों भारत एवं यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी
यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई जाती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंझकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असमी ग्रीक एस्मे जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असमी जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता हूँ या उत्पन्न होता हूँ, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएंगे, किंतु असमी मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसी इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञात, व्यय और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है, और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही न लग रहा था। तभी एक संध्या आया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातुरूप श्यामपट्ट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धाराएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी प्रयल या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कई लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्याभिभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। तो दोस्तों,